and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the most important question answers of class 9th histories chapter 1st, which is the French Revolution. So let's begin. First question, discuss the role of middle class in the French Revolution. तो फ्रांस की क्रांति में मिडिल क्लास का क्या रोल था, क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा मिडिल क्लास का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class. तो 18वीं शताब्दी में नए सोशल ग्रुप जो है वो सीन में आए, इनका इमर्जेंस हुआ और इस सोशल ग्रुप को क्या कहा नाम दिया गया, मिडिल क्लास. मिडिल क्लास और ये मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के. फ्रेंच सोसाइटी हमने देखा था कि कैसे 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, चर्च के मेंबर्स. सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में कौन थे, पीजेंस लोग थे और आम जनता जो है. तो उसमें ही विद इन द थर्ड स्टेट ये नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ जिसका नाम रखा, मतलब जिसे नाम मिला मिडिल क्लास का. Who had become prosperous and had access to education and new ideas. तो ये जो मिडिल क्लास थे ये बहुत ही संपत्तिशाली हो गए थे और इनके पास एजुकेशन यानी कि ये शिक्षित वर्ग था और न्यू आइडियाज थे इनके पास. ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, अवेयर थे. अब इनमें कौन कौन आते थे, तो दे इंक्लूडेड मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स. तो इस मिडिल क्लास में व्यापारी लोग, मैन्युफैक्चरर्स और बाकी प्रोफेशंस जैसे कि लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये ग्रुप था. ये क्या बिलीव करते थे कि ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. तो ये सब पढ़े लिखे थे, इन्हें नए आइडियाज़ पता थे और इनका ऐसा मानना था कि कोई भी ग्रुप जो है सोसाइटी में बर्थ के बेसिस पे उसे प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, किसी को भी फेवर नहीं किया जाना चाहिए कि जस्ट बिकॉज उसका बर्थ इस स्टेट में हुआ है. ये बिलीव करते थे कि किसी का प्रिविलेज जो है या सोशल पोजीशन जो है वो उसके गुण पे डिपेंड होना चाहिए. रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट. तो ये ऐसे लोग थे जो कि मानते थे कि मेरिट इंपॉर्टेंट है. दीज आइडियाज envisaging a society based on freedom, equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke, Jean-Jacques Rousseau and Montesquieu. सो ये लोग क्या थे, ये फिलोसफर्स थे. इसमें मिडिल क्लास में ही ये फिलोसफर्स हैं जिनके नाम दिए गए हैं जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू. तो ये लोग एक इन्फेसेज मतलब करना कि एक मेंटल शेप देना किसी आइडिया को. ये एक ऐसा सोसाइटी इमेजिन कर रहे थे जो उस समय प्रेजेंट नहीं था. ऐसा सोसाइटी जो कि बेस्ड हो किस पर, फ्रीडम पे, सभी लोग आज़ाद हो, इक्वल लॉज हो, सभी के लिए बराबर से लॉज और अपॉर्चुनिटीज़ मिले. तो ये आइडियाज़ थे इन फिलोसफर्स के. They and their ideas provided vital leadership to make people more aware about their rights and helped to change the society. तो ये जो philosophers हैं, जो कि मिडिल क्लास के मेंबर्स हैं, philosophers हैं, वे और उनके आइडियाज़ क्या कर रहे थे, एक वाइटल लीडरशिप प्रदान कर रहे थे, लोगों को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, लोगों को जागरूक बना रहे थे अपने राइट्स के बारे में कि क्या राइट्स हैं उनके, उनको अवेयर कर रहे थे और इस तरह से सोसाइटी में हेल्प कर रहे थे चेंज लाने में. तो अब ये जो फिलोसफर्स हैं, जॉन लॉक, आपको पता है कि इनका बुक है द टू ट्रिटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जॉन ने कहा है कि जो मोनार्क के एब्सोल्यूट पावर्स हैं वो नहीं होने चाहिए. उसी तरह से रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. इसमें बताया गया है कि हर मेंबर्स के पास कैसे इक्वल वोट होना चाहिए. जो यहाँ पे क्या था फ्रांस में कि तीनों स्टेट के पास एक एक वोट थे, पर इनके आइडिया ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि लोगों, हर एक मेंबर के पास, हर एक लोग के पास एक वोट होना चाहिए. उसी तरह से मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में क्या कहा है कि गवर्नमेंट जो है उसके 3 ऑर्गन्स होने चाहिए, डिवाइडेड होने चाहिए पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में. तो इस तरह से कुछ ये मिडिल क्लास के फिलोसफर्स, मिडिल क्लास के लोगों को जागरूक कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि उन्हें राइट्स मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द इमीडिएट चेंजेस अंडरटेकन बाय द नेशनल असेंबली. तो नेशनल असेंबली के द्वारा इमीडिएट चेंजेस यानी कि तुरंत जो बदलाव, जो स्टेप्स लिए गए उसे हाईलाइट करना है. The National Assembly reduced Louis XVI to the status of king only in name. तो नेशनल असेंबली ने लुइस 16 जो कि फ्रांस का मोनार्क है उसके स्टेटस को सिर्फ नाम का ही किंग कर दिया. मतलब वो सिर्फ नाम में ही किंग रहेगा, उसके पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया. द किंग्स पावर्स वर चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अब किंग के जो पावर थे वो नए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक्ड थे. मतलब वो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के विद इन ही काम कर सकता था. सारे पावर्स अब उसके कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था. द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस. असेंबली ने एक डिग्री पास करा जिसने कि फ्यूडल सिस्टम, यानी कि फ्यूडल सिस्टम मतलब जिसमें लैंडलॉर्ड का वर्चस्व होता है, उनके जो प्रिविलेजेस थे और जो टैक्सेस थे
उसको अबोलिश कर दिया। तो ये क्या थे, जो लॉर्ड्स रहते थे वो कभी भी थर्ड स्टेट के मेंबर्स से सर्विसेज ले लेते थे, कभी रोड्स बनाने में, कभी उनके घरों में काम के लिए, और टैक्सेस भी लिया जाता था बहुत सारे तरीके का। तो इस सब को अबोलिश कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप दियर प्रिविलेजेस। जो चर्च के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ क्लर्जी। तो इनके पास भी जो पावर्स थे, प्रिविलेजेस थे, इन्हें भी खत्म कर दिया गया। Tithes were abolished and lands owned by church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. तो टाइथे जो क्या था, ऐसा टैक्स था, एक टाइप का टैक्स था जो कि चर्च लेती थी लोगों से, तो इसे अबोलिश कर दिया गया। और जो हिस्सा हमने देखा था कि 90% पॉपुलेशन जो है पीजेंट्स का है, मतलब थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स हैं, पर 60% लैंड जो था वो किसके पास था, ये मेंबर्स, नोबल्स और चर्च के पास। तो इनके पास जो जमीन थे उन्हें छीन लिया गया, उन्हें जब्त कर लिया गया, टैक्स अबोलिश किया गया। जो टैक्स ले रहे थे थर्ड स्टेट के मेंबर से उसको खत्म किया गया, और जो लैंड था इनके पास उनको कॉन्फिस्केट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया, सीज कर लिया गया। और इस तरह से सरकार को, यानी कि नेशनल असेंबली ने कितने संपत्ति जमा किए, उनको मिला वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स। इतना 2 बिलियन लिवर्स, लिवर क्या है, फ्रांस की करेंसी है उस समय। तो इतना पैसा, इतना संपत्ति इन्होंने अक्वायर कर लिया इनके लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1791 में बनाया गया उसके हमें फीचर्स बताना है। Powers were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसने क्या किया, पावर को बांट दिया, पावर को अलग कर दिया और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में बांट दिया। कौन कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इससे क्या हुआ, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब लुईस 16 जो मोनार्क है उसके पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक्ड हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कंट्रोल किए जाने लगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसने पार्लियामेंट मतलब लॉज बनाने का काम किसे दिया, जो आज हमारे पार्लियामेंट काम करती है कानून बनाने का, तो उसी तरह से नेशनल असेंबली को भी कानून बनाने के लिए पावर्स दिए गए। और ये कैसी बॉडी थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। लोग जो है कुछ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे जो इन टर्न नेशनल असेंबली को चूज करते थे। वोटिंग राइट्स वर गिवन ओनली टू एक्टिव सिटीजन्स। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। तो वोटिंग राइट्स भी दिए गए एक्टिव सिटीजन्स को। अब ये एक्टिव सिटीजन्स वे मेन थे, सिर्फ मेन थे जो कि 25 ईयर्स के अबव थे और इतना पैसा कमा सकते थे जो कि एक लेबर का 3 दिन का वेज हो। उतना पैसा जो कमा सकते हैं उन्हें ही सिर्फ वोटिंग राइट दिया गया था, और वो सिर्फ मेन थे। बाकी मेन जो इतना पैसा नहीं कमा सकते थे और जो वुमेन हैं वो सब पैसिव सिटीजन्स हो गए थे, यानी कि दे कैन नॉट वोट। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक शुरुआत हुआ एक डिक्लेरेशन के साथ, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो अधिकार है मानव और सिटीजन्स के, उसके डिक्लेरेशन से शुरू हुआ, जिसमें जो राइट्स थे जैसे कि एवरी ह्यूमन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स फ्री, ये बर्थ से उसको राइट्स मिले थे और इसे स्टेट नहीं ले सकता था। तो ये फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। क्या क्या, पावर को बांट दिया गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ, नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार मिला, वोटिंग राइट्स मिले एक्टिव सिटीजन्स को, और कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जैसा इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द रेन ऑफ टेरर। तो रेन ऑफ टेरर पर एक नोट लिखना है। 1793 से लेकर के 1790 तक, 94 के पीरियड तक क्या माना जाता है, रेन ऑफ टेरर, यानी कि पीरियड ऑफ टेरर, भय का पीरियड। इसमें जो जैकोबिन्स के लीडर है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसने काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी फॉलो की। जिसे भी वो अपना दुश्मन देखता था, रिपब्लिक का दुश्मन देखता था, जैसे कि एक्स नोबल्स, लॉर्ड्स, या जो रॉयल पैलेस के मेंबर्स थे, क्लर्जी, चर्च के मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके खुद के पार्टी के मेंबर्स जो उसके मेथड्स या तौर तरीकों से सहमत नहीं थे, उन सबको ये पनिश कर देता था। They were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. तो revolutionary tribunal एक कोर्ट था जो कि इन्हें पनिशमेंट देता था। If the court found them guilty, they were guillotined, यानी कि उन्हें बीहेड कर दिया जाता था। ये ऐसा डिवाइस था जिसे डॉक्टर ग्यूलेटिन ने
बनाया था और उनके नाम पर ये रखा गया है। तो रॉबस्पियर pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. तो इतना ज़्यादा क्रूर था ये मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर कि इसके खुद के जो सपोर्टर्स थे ये मॉडरेशन चाह रहे थे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड, एंड ऑन द नेक्स्ट डे जो ये दूसरों के साथ करता था वही इसके साथ भी सेम फेट हुआ। इसे एक कोर्ट ने सजा सुनाया 19 जुलाई 1794 में, अरेस्ट किया गया और नेक्स्ट डे जिस डिवाइस पे ये लोगों को भेजता था उसी पे इसे बीहेड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय द रॉबस्पियर गवर्नमेंट। तो रॉबस्पियर गवर्नमेंट के द्वारा कौन से मेजर्स और स्टेप्स लिए गए थे। सबसे पहले रॉबस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। तो रॉबस्पियर सरकार ने मैक्सिमम सीलिंग प्लेस कर दिया वेजेस और प्राइसेस पे। जो वेजेस दिए जाते थे वो फिक्स्ड कर दिया। मैक्सिमम सीलिंग मतलब एक फिक्स्ड प्राइस बताना, तो वेजेस को फिक्स किया और प्राइसेस जो कॉमोडिटीज चीज़ों की जो कीमत थी उसको भी फिक्स किया ताकि जो ट्रेडर्स हैं वो लोगों से ज़्यादा पैसे चार्ज ना करे। मीट एंड ब्रेड वर रेशनड, मतलब मीट और ब्रेड को प्रोपोर्शन बता दिया गया कि एक दिन में कितना आपको कंज्यूम करना है। Pigeons were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. जो किसान थे उनको अपने ग्रेन्स को सिटीज लाना था और जो सरकार ने कीमत फिक्स की है उस पर ही बेचना था। The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the plain Deaglite or equality bread, a loaf made of whole wheat. तो जो white flour था उसका यूज़ ये महंगा होता था और इसलिए इसे मना कर दिया गया। सारे सिटीजन्स जितने भी लोग थे वहाँ पे उन सभी को पेन डीगलाइट यानी कि इक्वालिटी ब्रेड खाना था और ये होल व्हीट का बना होता था, एक तरह से ब्राउन ब्रेड हम समझ सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्जियोर सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मेन एंड वीमेन वर हेंसफोर्थ कॉल्ड सिटोयन एंड सिटोयेने सिटीजन। तो ये जो स्पीच का तरीका था उसे भी इक्वालिटी शो करने के लिए चेंज किया गया। सर और मैडम की जगह अब सभी को क्या कह रहे थे, सिटोयन सिटोयन और सिटोयेने सिटीजन। चर्चेज वर शट डाउन एंड दियर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। और जो चर्च थे उनको बंद कर दिया गया था और उनके जो बिल्डिंग्स थे उनको ऑफिसेज में बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया ऑफिसेज में। Next question. In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. Explain. तो जो early years थे उसमें revolutionary government ने कुछ कानून इंट्रोड्यूस किए थे जिससे कि औरतों की लाइफ जो है वो उसमें सुधार हो, उसमें इम्प्रूवमेंट आए। इसे हमें एक्सप्लेन करना है कि वो कौन से लॉज थे। तो हम देखते आ रहे हैं कि वुमेन की सिचुएशन कैसी है फ्रांस में। एक तो वो पैसिव सिटीजन थे और वो हमेशा डिमांड करते रहते थे कि उन्हें इक्वल राइट्स मिले, इक्वल वेजेस मिले और उन्हें राइट मिले पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का। तो ये सब तो नहीं हुआ पर कुछ रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ बेहतरी के लिए भी स्टेप्स लिए। सबसे पहले तो क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स को खोला गया और स्कूलिंग को कंपलसरी किया गया सभी लड़कियों के लिए। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। और जो लड़कियां थी उन्हें मैरिज में फोर्स नहीं किया जा सकता था अगेंस्ट देयर विल। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब जो मैरिज था ये एक कॉन्ट्रैक्ट था अब और सिविल लॉ के अंदर रजिस्टर्ड था। डिवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ विमेन एंड मेन। Women could now train for jobs, could become artists और run a small business. तो स्कूल्स खोले गए, स्कूलिंग को कंपलसरी किया गया, मैरिज में फोर्स नहीं किए जा सकते थे, सिविल कॉन्ट्रैक्ट बना मैरिज, डिवोर्स लीगल हो गया और अब वुमेन जो है जॉब्स के लिए ट्रेन कर सकती थी और छोटे आर्टिस्ट बन सकते थे और बिजनेसेस होल्ड कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण क्या थे। तो ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज सोल्यूशन वाले वीडियो में भी इसका आंसर कराया जा चुका है, तो इसे हम यहाँ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इसके पीछे सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक फैक्टर्स थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे। सबसे पहले लग्जूरियस रूलर्स लुइस 16 और बाकी सारी भी जो किंग थे बर्बन डायनेस्टी के वो सब कैसे थे, ऑटोक्रेटिक थे। दे लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड खासकर लुइस 16 जो था वो कैसा था, इनएफिशिएंट एंड वीक विल्ड, इनइक्वालिटी एंड ह्यूज टैक्सेशन। तो हमें पता है कि फ्रेंच सोसाइटी जो है स्टेट्स में डिवाइडेड था, उसमें क्लर्जी और नोबिलिटी टैक्स नहीं देते थे और प्रिविलेज्ड क्लास थी, जबकि सारा टैक्स का बर्डन जो था वो किस पे था, थर्ड स्टेट पे। और इनके पास ना तो कोई पॉलिटिकल राइट्स थे ना सोशल स्टेटस, फिर भी सारा टैक्स देने का भार जो था वो थर्ड स्टेट पे था। एम्प्टी ट्रेजरी, जो खजाना था फ्रांस का,
फ्रांस काफ़ी ज़्यादा वॉर्स में इन्वॉल्व रहा। अमेरिकन कॉलोनीज़ को अगेंस्ट द कॉमन एनिमी ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा खर्च हो गया लॉन्ग वॉर्स में। और किंग का भी जो लाइफ स्टाइल था वो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस था, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते रहता था वो। और फॉल्टी सिस्टम था टैक्सेशन का, कि सिर्फ जो थर्ड क्लास है वही टैक्स देगी। इससे क्या है, खजाना जो था वो डिप्लीट होते जा रहा था। अब है सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो पॉपुलेशन जो है फ्रांस की वो 1750 में 23 मिलियन थी, और ये 1789 में 28 मिलियन हो गया। और जो फूड है उसका डिमांड इंक्रीज हो गया, मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड फॉर फूड भी इंक्रीज होगा, और प्राइसेस जो हैं बढ़ गए। पर यहाँ पे लोगों के पास जो इनकम था वो पेस नहीं रख पाया प्राइसेस ऑफ ब्रेड, और फूड का प्रोडक्शन भी उतना नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गया। तो इस वजह से भी लोग क्या है, प्रोटेस्ट करने लगे। और इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसफर्स जैसे कि लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर भी एक फिलोसफर थे। तो ये सब ने लोगों को जागरूक किया अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। और इमीडिएट कॉज रहा ऑन 5 मई 1789 द किंग रिफ्यूज द डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट। सो यहाँ पे स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सारे स्टेट्स गए थे, फर्स्ट स्टेट, थर्ड स्टेट। और यहाँ पे जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने डिमांड रखा कि एक पर्सन एक वोट देगा। पहले कैसे वोटिंग था कि एक स्टेट जो है उसके पास एक वोट है, यानी कि नोबिलिटी और क्लर्जी एक एक वोट, और थर्ड स्टेट जो है एक वोट। पर यहाँ डिमांड किया जाने लगा कि नहीं, हर एक मेंबर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट दे बिलोंग टू, हर एक मेंबर के पास क्या होना चाहिए, वोट होना चाहिए। तो इसे रिफ्यूज़ कर दिया गया। और ये जो मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे वहाँ से ये बाहर आए और नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से आउटब्रेक हुआ रिवोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम। तो हमें बताना है जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी ड्यूरिंग ओल्ड रिजीम। तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं फ्रांस के और सोसाइटी बिफोर 1789 उसे कहा जाता है ओल्ड रिजीम। तो उसके पहले कैसा सोसाइटी में डिवीजन था, तो ये बताना है। तो जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स थी वो फ्यूडल सिस्टम का पार्ट थी, दैट डेटेड टू मिडिल एजेस। फ्यूडल सिस्टम जिसमें लैंडलॉर्ड्स पावरफुल होते हैं, लैंडलॉर्ड्स का ही रूल चलता है, मोनोपोली होता है। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। जो पहले मेंबर्स थे, द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स, यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी, ये बर्थ से ही सारे प्रिविलेज एंजॉय करते थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। ये बर्थ से प्रिविलेज्ड क्लासेस थे और ना तो कोई टैक्स देते थे। और ये जो नोबल्स थे इनके पास फ्यूडल प्रिविलेजेस भी थे, जैसे कि वो सर्विस मांग सकते थे किसी से भी, किसी भी मेंबर से थर्ड स्टेट के, कि ये काम करना है, उनके फील्ड्स पे काम करना है, उनके घरों में काम करना है। चर्च भी जो है अपना टैक्स लेता था, टाइथ फ्रॉम पीजेंस। एंड फाइनली जितने भी मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, वो एक डायरेक्ट टैक्स देते थे स्टेट को, टैले। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैले एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और भी काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि एवरीडे कंजप्शन की चीज़ों पे लगाए जाते थे, जैसे कि सॉल्ट और टोबैको। तो ये सारा जो बर्डन था ये किस पे था, थर्ड स्टेट पे। तो इस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड थी फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर जैकोबिन्स, गिव रेफरेंस टू द सैनक्यूलॉट्स। तो हमें बताना है कि जैकोबिन्स कौन थे, और इसमें स्पेशल मेंशन देना है सैनक्यूलॉट्स को। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो जैकोबिन क्लब क्या था, एक पॉलिटिकल क्लब था, और इसके मेंबर्स जो थे उतने संपत्तिशाली नहीं थे और बिलोंग करते थे लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स और सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स इसके मेंबर्स थे। इनका लीडर जो था उसका नाम था मैक्समिलियन रॉबिस्पियर। A large group among Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers। जैसा कि डॉक वर्कर्स पहनते हैं। डॉक वर्कर मतलब जहाँ पे शिप को, जो बंदरगाह होता है, पोर्ट होता है, हार्बर होता है, वैसे जो डॉक वर्कर्स ट्राउजर्स पहने थे, स्ट्रिप्ड धारीदार लॉन्ग ट्राउजर्स पहना करते थे। तो एक लार्ज ग्रुप जैकोबिन्स में से ही इन्हें पहनना शुरू कर दिया। ये लोग कौन थे, सैनक्यूलॉट्स। ये अपने आप को फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस, उनसे अलग करने के लिए अपने आप को इन्होंने लॉन्ग ट्राउजर्स पहनना शुरू कर दिया। तो नोबल्स जो थे वो नी ब्रीचेस यानी कि घुटनों तक की ट्राउजर्स पहनते थे, और इन्होंने लॉन्ग ट्राउजर्स पहनने शुरू कर दिए ताकि ये शो करने के लिए कि ये अपार्ट है उनसे।
एंड इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर wielded by the wearers of knee breeches। और ये सिंबलाइज कर रहा था कि अब जो नी ब्रीचेस हैं, जो नोबल्स हैं, जो पावर है इनके पास, अब इस पावर को खत्म करने वाले हैं ये। These Jacobins came to be known as Sans-culottes। तो ये क्या कहलाने लगे? Sans-culottes। और इनका नाम का मतलब ही होता था those without knee breeches, मतलब जो घुटनों तक की ट्राउजर नहीं पहनते। तो Sans-culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty। तो जो Sans-culottes में जो मेल मेंबर्स थे वो एक रेड कैप भी पहनते थे, जो कि क्या सिंबलाइज करता था? लिबर्टी, यानी कि आज़ादी। विमेन हाउ एवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। तो ये थे जैकोबिन क्लब के मेंबर्स जिन्होंने नी ब्रीचेस, ट्राउजर्स को छोड़कर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना शुरू किया और कैप भी पहनते थे ताकि लिबर्टी को सिंबलाइज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ फिलोसफर्स एंड देयर आइडियाज इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो हमें बताना है कि फिलोसफर्स का रोल क्या रहा और फिलोसफर्स और उनके आइडियाज़ का रोल क्या रहा फ्रेंच रिवोल्यूशन में। तो देखिए, फिलोसफर्स जैसे कि लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, ये सारे लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो लॉक की जो बुक है उसका नाम है टू ट्रिटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें लॉक ने जो मोनार्क के, जो किंग के एब्सोल्यूट पावर्स हैं उसको रिफ्यूज किया है, उसके अगेंस्ट बातें की है। रूसो ने आइडिया, कौन सा आइडिया फॉरवर्ड किया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो यानी कि लोगों के पास अधिकार हो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो चुन सके, सबके पास वोट हो। तो इस आइडिया को रूसो ने कैरी किया है फॉरवर्ड। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये मॉन्टेस्क्यू की बुक है, इसमें क्या बताया गया है कि सरकार जो है उसमें डिवीजन होना चाहिए पावर का, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। तो ये सारे फिलोसफर्स हैं और इनकी बुक्स हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers। और इनके जो फिलोसफर्स के जो आइडियाज थे ये कॉमन पीपल तक पहुंचने लगे। सलून्स में, कॉफी हाउसेज में लोग इन्हें पढ़ते थे, सुनते थे, और इससे ये जो फ्रीडम, इक्वलिटी ऑफ राइट्स, ये सब फ्रीडम, सोशल स्टेटस कि मेरिट पे मिलना चाहिए, ना कि प्रिविलेजेस बर्थ के बेसिस पे होने चाहिए। तो ये सारे आइडियाज़ जो हैं लोगों के बीच फैलने लगे और लोग अपने राइट्स डिमांड करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द फ्रेंच स्लेव ट्रेड। तो फ्रेंच स्लेव ट्रेड पर एक नोट लिखना है। तो देयर एग्जिस्टेड अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था उस समय। कब की बात है? 17th सेंचुरी की। जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो पोर्ट्स ऑफ फ्रॉम बॉर्डर्स और नॉन्स, ये क्या है? फ्रेंच सिटीज़ हैं, यहाँ से अफ्रीकन कोस्ट तक सेल करते थे, जहाँ पे वो स्लेव्स को लोकल चीफटेन से खरीदते थे। ब्रांडेड एंड सैकल्ड, यानी कि उन पर निशान लगाया जाता था, ब्रांडिंग की जाती थी, और शैकल्ड, जंजीरों में उनको जकड़कर स्लेव्स को टाइटली शिप्स में पैक कर दिया जाता था 3 month लॉन्ग जर्नी के लिए क्रॉस अटलांटिक टू द कैरिबियन। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। तो वहाँ पे उन्हें प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था ताकि जो कमोडिटीज़ हैं जैसे कि शुगर, कॉफ़ी, इनका प्रोडक्शन हो सके। सो वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजीम वॉज द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। तो जैकोबिन रिजीम जो आया उसमें क्या गया? स्लेवरी को अबोलिश कर दिया गया, इस प्रैक्टिस को ख़त्म कर दिया गया। ये जो कन्वेंशन था 1794 में, इसने लेजिस्लेट किया, कानून बनाया कि सारे स्लेव्स को फ्री कर देना है इन द फ्रेंच कॉलोनीज। जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज है सब जगह पे ये बात लागू होगी। क्या था? जो सिटीजन कहता था कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, तो ये कहा गया कि इसमें लॉन्ग डिस्कशन चले कि ये तो फ्रांस के कॉलोनीज पे भी लागू होना चाहिए, जो स्लेव्स है उनके लिए भी होना चाहिए। तो इसलिए स्लेवरी को अबोलिश कर दिया गया जैकोबिन रेजीम में, और कन्वेंशन ने 1794 में कानून भी बनाए। लेकिन 10 years लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। फिर 10 साल बाद जब नेपोलियन आया तो उसने क्या किया? 1804 में नेपोलियन आता है, अब एम्परर बन जाता है फ्रांस का एम्परर, तो उसने री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को। देखिए, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रगल्स हुए और उसके बाद फाइनली स्लेवरी को कब अबोलिश किया गया? 1848 में। 1848 में। तो ये था नोट ऑन फ्रेंच स्लेव ट्रेड और कैसे उनको फाइनली फ्री किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ टेनिस ओथ कोर्ट। तो जो टेनिस ओथ कोर्ट का इवेंट्स है उसके बारे में हमें बताना है। तो हमें पता है कि लुइस 16 ने स्टेट जनरल की सभा बुलाई थी ताकि जो न्यू सिस्टम है टैक्सेशन का वो डिसाइड हो चुके। इसमें हर मेंबर के पास एक वोट होता था, नोबिलिटी के पास एक वोट,
क्लर्जी के पास 1 वोट और थर्ड स्टेट के पास 1 वोट। पर यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, वो डिमांड करने लगे कि नहीं, हर एक मेंबर के पास, हर एक पर्सन के पास 1 वोट होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट, जिसे मोनार्क ने, लुई 16 ने रिफ्यूज कर दिया। तो नाराज होकर 5 मई 1789 को ये जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो बाहर चले आए। फिर ये जो है 20 जून को, ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल। तो वर्साइल्स पैलेस जो था, उसके इंडोर टेनिस कोर्ट जो था, वहां पे ये लोग असेंबल हो गए, एकत्रित हो गए 20 जून को, ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे। और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर किया? अ नेशनल असेंबली। और ये कसम खाया कि वो तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, तब तक अलग नहीं होंगे, बिखरेंगे नहीं, जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर लेते फ्रांस के लिए। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मोनार्क के पावर्स को लिमिट कर देगा, उस पर चेक लगाएगा, कंट्रोल करेगा। और इनको लीड कौन कर रहा था? मिराबियो एंड एबेसियस। तो मिराबियो भी एक नोबल था और एबेसियस एक प्रीस्ट था, जिसने व्हाट इज द थर्ड स्टेट एक फेमस पैम्फलेट भी लिखा था। तो ये दोनों भले ही नोबैलिटी में प्रिविलेज क्लासेस थे खुद, लेकिन ये सेंसिटिव थे टू द थर्ड स्टेट और ये इनको लीड कर रहे थे। ये जो फ्यूडल प्रिविलेज का सिस्टम था, ये इसके अगेंस्ट थे और ये लीड कर रहे थे। तो इस इवेंट में हुआ क्या था कि ये जो लोग थे, ये एकत्रित हुए इन द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल्स पैलेस, और वहां पे कसम खाया इन्होंने कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। इसी को कहा जाता है टेनिस ओथ कोर्ट। टेनिस कोर्ट ओथ, यानी कि ओथ मतलब कसम और ये कोर्ट। तो ये इवेंट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा एक्सरसाइज में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जैसे कि वुमेन का पोजीशन क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट का राइज कैसे हुआ। तो इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो भी बना हुआ है, आप चाहें तो वहां से भी इसे कवर कर सकते हैं। So in this way we discuss some important question answer of class 9th histories chapter 1 which is the French Revolution। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।